हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी पे डिस्कस करेंगे। सीपीसी की जो सीरीज है उसके हम 3 पार्ट को देखे हैं। 3 पार्ट के माध्यम से 150 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी सब्जेक्ट की सीरीज हैं उसमें हमने क्रम से धारा 1 से लेकर के पूरे अधिनियम को, पूरी संहिता को कवर कराने का प्रयास किया है। तो उसी के क्रम में हम सीपीसी को जो है शुरू किए हैं। सीपीसी के 3 पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। 3 पार्ट के माध्यम से आपने 150 प्रश्नों को देखा था, जिसमें हमने धारा 80 तक के प्रावधान जो हैं, उनको कवर किए हैं। क्योंकि आपकी बहुत डिमांड ये रहती है कि जो आदेश हैं, सेक्शन तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, लेकिन आदेश के अंतर्गत कौन-कौन सी बातें हैं और कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितना हमको पढ़ना चाहिए जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए हम कोशिश ये रहेगी कि हमारी ये जो श्रृंखला है, इसमें हम कई पार्ट के माध्यम से आपको सीपीसी को पूरी धाराएँ, पूरे आदेश, नियम जितने भी चीज़ें हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और उसको पढ़ना, समझना जो उतना ही जितना कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको हम कवर कराएँगे। तो इसी क्रम में यह 3 पार्ट हमने समाप्त किया है और चौथे पार्ट को हम शुरू किए हैं और यहाँ से हम आगे धारा 80 से देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे ही धारा खत्म होगी, हम आदेश पे आएँगे और आदेश को क्रम से हम जितने भी आदेश इसमें दिए गए हैं, उन सारे आदेशों के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं कि रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन होगा। तो धारा 80 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार के विरुद्ध या सरकार के द्वारा कोई मामला जो है संस्थित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वादी या प्रतिवादी के रूप में जो है सरकार का जो प्राधिकारी है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी है, उसको संस्थित किया जाएगा। तो धारा 80 के खंड 1 के अंतर्गत देखेंगे तो वहां पर अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। तो जैसे केंद्रीय सरकार के विरुद्ध अगर कोई मामला संस्थित किया जाता है, तो वहां पर जो है वादी या प्रतिवादी के रूप में जो व्यक्ति नामित होगा, वह सरकार का सचिव होगा और सरकार का सचिव होगा उसे ही सूचना दिया जाएगा, क्योंकि धारा 80 के अंतर्गत सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है और जिस व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाएगा उसको ही सूचना दी जाएगी। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध अगर मामला है तो वहां पर सूचना किसे दिया जाएगा, तो उस सरकार के सचिव को। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत 2 प्रकार के मामले आते हैं। एक तो केंद्र सरकार के विरुद्ध नॉर्मल मामले आते हैं, दूसरा केंद्र सरकार के विरुद्ध जो रेलवे से संबंधित मामला है वह आता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है, रेलवे से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहां पर जो है सूचना किसको दी जाएगी या वादी प्रतिवादी के रूप में किसको नामित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस रेलवे के प्रधान प्रबंधक को जो है वहां पर नामित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 80 के जो प्रावधान हैं वह किस प्रकार के हैं। तो धारा 80 के जो प्रावधान हैं वह आज्ञापक प्रकृति के हैं, मैंडेटरी प्रकृति के हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अर्थात बिना सूचना दिए कोई जो कार्यवाही है सरकार के विरुद्ध वह नहीं चलाई जा सकती है, इसलिए सूचना दिया जाना आज्ञापक है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर कथन पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें पहला देखेंगे कि न्यायालय की अनुमति से नोटिस तामील कराए बिना वाद को सामान्यतः संस्थित किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो है वाद को नोटिस की तामील अर्थात सूचना दिए बिना वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो पहला विकल्प है यह सही नहीं है। दूसरा है कि अर्जेंट अथवा तत्काल अनुतोष के मामले में न्यायालय की अनुमति से वाद को नोटिस तामील कराए बिना जो है यह संसित किया जा सकता है। यह जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। इसके भी संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 80 के अंतर्गत दिया गया है। 80 का दूसरा खंड जो है उसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई अत्यावश्यक कोई मामला है जहां पर तुरंत अनुतोष दिया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय की अनुमति से जो है वह सूचना की तामील कराए बिना ही मामला वह संसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत लोक अधिकारी के द्वारा अपने पदीय हैसियत में किए गए कार्य के लिए गिरफ्तारी और स्वयं उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है या कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या उसको स्वयं उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में धारा 80 के 81 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, लेकिन वह तब होगा जबकि ऐसा व्यक्ति क्या होगा, लोक अधिकारी होना चाहिए और जिस कार्य के लिए उसको गिरफ्तार या उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है, वह कार्य जो है उसके पदीय हैसियत के अंतर्गत किया गया होना चाहिए, अन्यथा नहीं। अर्थात वह प्राइवेट स्थिति में रहते हुए वह कार्य न किया हो, बल्कि सरकारी जो पद है उस पर रहते हुए उसने कोई कार्य किया है उस लोक सेवक ने, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य के लिए उसको गिरफ्तारी से और न्यायालय में स्वयं उपस्थिति से छोड़ दी जाती है धारा 81 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सरकार के विरुद्ध वाद या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में, या लोक सेवक के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर सूचना दिया जाना आवश्यक है। ऐसी सूचना जो है वह 2 महीना पूर्व दी जानी चाहिए। इसका भी प्रावधान जो है धारा 80 के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी। इसके संदर्भ में हम धारा 82 को देखेंगे। धारा 82 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, जबकि वह कार्य उसने अपने पदीय हैसियत में रहते हुए किया है, तो ऐसी डिक्री जो है वह डिक्री पारित किए जाने की तारीख से 3 महीने के अंदर जो है वह जो है उसको निष्पादित नहीं किया जाएगा। अर्थात वह 3 महीने के बाद ही उसको निष्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है। ऐसा वाद जो है वह केवल केंद्र सरकार की सहमति से ही ला सकता है, अन्यथा नहीं ला सकता। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखना होगा कि धारा 83 के अंतर्गत प्रावधान क्या है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अन्य देशीय शत्रु जो केंद्र सरकार की अनुमति से भारत में निवास कर रहा है और अन्य देशीय मित्र किसी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार से वाद ला सकेंगे मानो वह भारत के नागरिक हैं। अब इसको आप थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझिए कि अब जो है हमारा इंडिया है, अब भारत का जो एक मित्र है, मान लीजिए यह नेपाल है और दूसरा जो है वह पाकिस्तान है। तो एक पाकिस्तानी है और भारत का जो मित्र है वह नेपाल है। तो एक पाकिस्तानी जो व्यक्ति है वह भारत का क्या है, दुश्मन है, और पाकिस्तानी व्यक्ति जो है भारत में निवास कर रहा है और इसके पाकिस्तानी के ऊपर जो नेपाल है वह वाद लाना चाह रहा है। और ऐसा जो व्यक्ति है चूंकि इंडिया में निवास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेपाल जो है वह केंद्र सरकार की अनुमति से ही उस पाकिस्तान का जो निवासी व्यक्ति है उसके ऊपर वाद ला सकता है। तो यह धारा 83 के अंतर्गत है। अब धारा 84 को अगर आप देखेंगे इसी के साथ साथ, तो धारा 84 के अंतर्गत बताया गया है कि विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा वाद लाया जा रहा है। नेपाल का एक व्यक्ति है, वह पाकिस्तान वाले व्यक्ति के ऊपर वाद ला रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाला व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल वाला व्यक्ति जो है भारत से सरकार से, केंद्र सरकार से परमिशन लेगा, उसके बाद यहाँ पर वाद लाएगा। तो धारा 83 के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच में मामला चल रहा है, लेकिन जब धारा 84 को देखेंगे तो यहाँ पर राज्यों के बीच की स्थिति को बताया गया है कि यहाँ पर यह बताया गया कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु यह तब जबकि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। तो धारा 84 के अंतर्गत राज्य के द्वारा मामला संस्थित किया जाता है, विदेशी राज्य के द्वारा, और 83 के तहत विदेशी व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशी राज्य और विदेशी शासक की परिभाषा यहाँ जो है सीपीसी के अंतर्गत किस धारा में दी गई है। तो विदेशी राज्य कौन होगा और विदेशी शासक कौन होंगे, क्योंकि हमने धारा 83 और 84 के अंतर्गत देखा विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विदेशी राज्य और विदेशी व्यक्ति, इनकी जो परिभाषाएं हैं, या विदेशी शासक इनकी जो परिभाषाएं हैं वह दी गई हैं धारा 87 क के अंतर्गत। तो धारा 87 क के अंतर्गत उपधारा जो क है, इसमें यह बताया गया है कि विदेशी राज्य से भारत से बाहर का कोई ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान लीजिए कोई देश है, एक छोटा सा कोई द्वीपीय देश है,
उसको बहुत सारे राज्य जो है मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन भारत सरकार उसको मान्यता देती है देश के रूप में। जैसे बांग्लादेश नया-नया जब बना था, तो उसको जो है अन्य देशों ने मान्यता नहीं दिया था देश के रूप में, लेकिन भारत सरकार ने उसको देश के रूप में मान्यता दिया था। तो दुनिया की निगाह में भले वह देश नहीं था, लेकिन भारत की निगाह में वह क्या था? एक देश था, एक राष्ट्र था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो सीपीसी को पढ़ते समय हम विदेशी राज्य के अंतर्गत ऐसे राज्य को हम कंसीडर करेंगे, जिसको कि हमारी सरकार ने राज्य के रूप में या देश के रूप में मान्यता दिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विदेशी शासक से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी राज्य का जो अधिपति होगा, अर्थात वहाँ पे जो अ, संप्रभु शक्ति होगी, उसको जो है क्या होगा, जो वहाँ की जो केंद्रीय सरकार होगा और हमारी केंद्रीय सरकार के द्वारा उसको मान्यता दी गई है, तो उसको हम विदेशी शासक के रूप में मान्यता देंगे। यह परिभाषा धारा 87 क के अंतर्गत दी गई है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के सचिव के द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिक्री विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध किसके द्वारा उसकी सहमति से ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर डिक्री का निष्पादन है, तो केंद्र सरकार के सचिव के द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित है ऐसी डिक्री, और विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 86 के अंतर्गत दिया गया है, और यहाँ यह बताया गया है कि ऐसी डिक्री का निष्पादन जो है वह केवल केंद्र सरकार की सहमति से किया जाएगा, अन्यथा उसका निष्पादन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति आवश्यक तथा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहां सीपीसी की धारा 86 के अधीन मुकदमे की जांच पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। तो धारा 86 के अंतर्गत क्या देखा, विदेशी राज्यों, राजदूतों और उन दूतों के विरुद्ध कोई वाद है, तो वहां पर वाद तभी लाया जा सकेगा जबकि केंद्रीय सरकार की सहमति से उसको न ले लिया गया हो, अर्थात केंद्र सरकार की सहमति से ही वहां पर वाद लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर ऐसा कोई मामला है जो कि अर्जेंट है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऐसी जो सहमति है वह ली जानी आवश्यक नहीं होगी। तो यह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर कि ऐसी अनिवार्यता से छूट दी गई है? तो पहला है कि किसी भी प्रकार की अंतरिम अथवा कोई अन्य एक तरफा राहत नहीं दी जा सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि साधारण तौर पर अंतरिम या कोई अन्य एक तरफा राहत दी जा सकती है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। कुछ निश्चित परिस्थितियों में अंतरिम अथवा कोई अन्य एक तरफा राहत दिए जाने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर यह चौथा जो विकल्प है, या तो 1 या 3, यह दोनों ही जो कथन है वह सही होंगे। नेक्स्ट है, भूतपूर्व भारतीय राज्य को सीपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो भूतपूर्व भारतीय राज्य को परिभाषा जो है यह धारा 87 ख के अंतर्गत दिया गया है, जबकि धारा 87 क के अंतर्गत आपने देखा था कि वहां पर विदेशी राज्य की और विदेशी शासक की जो परिभाषाएं हैं वह दी गई हैं धारा 87 क के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अंतराभिवाचीवाद के बारे में जो प्रावधान है वह सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? अंतराभिवाचीवाद, इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है, और इसी के साथ साथ अगर आप आदेश 35 को देखेंगे तो यहाँ पर भी यह प्रावधान दिया गया है। हालांकि जब हम इसको आगे अभी आदेश को पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे से समझेंगे। तो अंतराभिवाचीवाद धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है। तो अंतराभिवाचीवाद होता क्या है, इसको भी देख लेना जरूरी है। अंतराभिवाचीवाद जहां दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि या संपत्ति, तो आप तीनों बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि प्री में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कि इनमें से किसके लिए अंतराभिवाचीवाद संचित नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है, तो तीन बातें हैं, ऋण है, धनराशि है और अन्य कोई संपत्ति है। इनके संदर्भ में अंतराभिवाचीवाद दायर किया जा सकता है। तो इसके बारे में एक दूसरे के विरुद्ध दावा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी राहत का दावा नहीं करता है, और जो अधिकारवान व्यक्ति को उसे देने के लिए तैयार है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद संचित कर सकेगा कि न्यायालय यह भी निश्चित करे कि वह जो संपत्ति है वह किसको प्रदान किया जाए। अब मान लीजिए ये एक्स एक व्यक्ति है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है। अब इस घर के संदर्भ में चूंकि यह एक्स जो है इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक ए और बी, यह दोनों ही होने का दावा करते हैं। ए कहता है कि यह घर हमारा है, बी कहता है हमारा है। अब एक्स क्या करता है, चूंकि इसका यह घर नहीं है और यह केवल इसका रख रखाव करता है, तो ऐसी स्थिति में एक्स जो है यह कोर्ट जा सकता है
और कोर्ट जाकर के वहाँ पर एक मुकदमा दायर कर सकता है कि आप जो है इस बात को निर्धारित करें कि यह जो घर है वह किसका है, हम इसे किसको प्रदान करें और इसके रख-रखाव में, देख-रेख में जो हमारा खर्चा है उसको हमें प्रदान कर दिया जाए और हम इस घर को इसके वास्तविक स्वामी को प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो इसी ही प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतराभिवाची वाद कहा जाता है, जो कि धारा 88 के अंतर्गत और आदेश 35 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता अर्थात एजेंट के रूप में ब के पास निक्षिप्त करता है। अब एक तीसरा व्यक्ति स है, वह कहता है कि आभूषण जो है अ ने उससे दोषपूर्वक प्राप्त किया था और वह उन्हें ब से लेने के लिए दावा दायर करता है। तो यहाँ पर जो एजेंट है बी या ब, वह क्या कर सकता है? अब देखिए, एक व्यक्ति ए है, उसका एजेंट क्या है? वह बी है। यह अपना एक बॉक्स बी को दे देता है कि ये तुम अपने पास इसको रखो। यहाँ पर एक सी है जिसका कोई मतलब नहीं है ये बी से। यह बी के पास जाता है और कहता है कि यह बॉक्स हमारा है, इसे हमें दे दो। तो चूंकि ए जो है ए का अभिकर्ता अर्थात एजेंट बी है, तो एजेंट को हमेशा एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई एजेंट है, कोई नौकर है, उसके पास मालिक के विरुद्ध या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है वह अंतराभिवाची वाद दायर करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए जो है बी यहाँ पर बाध्य है कि वह बॉक्स को ए को लौटा दे। उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह ए और बी के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए अंतराभिवाची वाद दायर करे। तो इसलिए अगर कहीं भी आपको एजेंट दिख जाता है या नौकर दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति जो है वह अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकते। तो पहला विकल्प देखते हैं, अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है, नहीं कर सकता, स के विरुद्ध कर सकता है, यहाँ भी नहीं कर सकता, दोनों के विरुद्ध कर सकता है, तो यह भी गलत है। अ तथा स दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता है, तो यह चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कि अंतराभिवाची वाद एक वाद है। तो अंतराभिवाची वाद किस प्रकार का वाद है, कैसा वाद है? तो यह जो है दो अधिवक्ताओं के मध्य है, यह गलत है। संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य, ये भी गलत है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा संस्थित वाद जो कि वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित नहीं रखता है, ये बिल्कुल सही है कि वह वाद की विषय वस्तु में कोई हित उसका नहीं है, केवल उतना ही है जितना उस संपत्ति को रखने में, उसको देख रेख करने में उसका जो खर्चा हुआ है, वह खर्चा उसको प्रदान कर दिया जाए और वह तैयार है कि यह वह जो संपत्ति है उसको उसके मालिक को वापस कर देगा। इसीलिए वह न्यायालय के समक्ष जाता है, कहता है साहब आप ये बता दीजिए, आप इस बात का निर्धारण कर दीजिए कि यह जो संपत्ति है वह किसकी है, इसका वास्तविक स्वामी कौन है, हम उसको दे देंगे और ये हमारी इसमें हमारा कोई हित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीसी संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा नई जोड़ी गई? तो नई धारा जो है जोड़ी गई, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जोड़ी गई या अंतः स्थापित की गई। तो इसको जो है अंतः स्थापित किया गया था धारा 89 को। अब धारा 89 के अंतर्गत क्या है, तो न्यायालय के बाहर मामले के निपटारे के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा जाता है कि ऐसा जो निपटारा है वह किस रूप में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है तीन रूपों को। तो माध्यस्थम हो गया, दूसरा हो गया सुलह और तीसरा जो है न्यायिक समझौता हो गया, न्यायिक समझौता और चौथा जो है इसके अंतर्गत हो गया बीच बचाव, जिसे मीडिएशन कहते हैं। तो यह चार प्रकार हैं, इन्हीं चारों प्रकारों के माध्यम से न्यायालय के बाहर ही मामले का निपटारा किया जाता है। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 89 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसी के अंतर्गत कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लोक अदालत के द्वारा मामले का जो निपटारा है वह किस धारा के अंतर्गत सीपीसी में किया जाता है। तो लोक अदालत के अंतर्गत द्वारा जो है मामले का निपटारा यहाँ पर किया जाता है धारा 89 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 89 को खंड जो है 2 का उपखंड ग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यायिक समझौता, यह जो न्यायिक समझौता है इसी के अंतर्गत या क्या आती है, तो लोक अदालत इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा सीपीसी की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई है।
तो यह किस केस में की गई है? तो इसके लिए आप देखेंगे अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में। तो यहाँ पर क्या था कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया और सीपीसी की धारा 89 से संबंधित विधि की घोषणा की गई थी। अब यह कभी कभी पूछा जाता है कि यह केस किससे संबंधित है? तो धारा 89 से। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अधीन न्यायालय किसी विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकता है? तो आपने देखा धारा 89 को, और इसी के तहत जो है मामले को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 89 प्रावधान करती है। तो यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया है? तो न्यायालय के बाहर मामलों का निपटारा, और किस प्रकार से? तो माध्यस्थम अर्थात आर्बिट्रेशन, सुलह हो गया, न्यायिक समझौता और बीच बचाव अर्थात मीडिएशन, इनके माध्यम से यहाँ पर जो है मामले का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्नलिखित माध्यमों में से कौन सीपीसी की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर मध्यस्थम है, सुलह है और मध्यस्थता है अर्थात बीच बचाव है, लेकिन इसके अंतर्गत वार्ता शामिल नहीं है। तो इसीलिए जो है हमने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। तो वार्ता जो है धारा 89 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो मध्यस्थम है, सुलह है और मध्यस्थता अर्थात जिसे बीच बचाव कहते हैं, जिसे मीडिएशन कहते हैं। तो इन इतने प्रकार से, और तीसरी बात जो है इसके अंतर्गत, चौथी बात जो है वह न्यायिक समझौता है। तो यह 4 प्रकार हैं, उन्हीं के माध्यम से धारा 89 के अंतर्गत जो है मामले का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस का वाद संस्थित किया जा सकता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके द्वारा संस्थित किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 91 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 91 के तहत जो है यह संस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं। पहला तो वो हो गया महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा या 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या दोषपूर्ण कार्य से, चाहे उनको भले विशेष रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ हो, न्यायालय की इजाजत से मामला संस्थित किया जा सकता है। विकल्प देखेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता के द्वारा संस्थित किया जाता है। दूसरा है 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें जिन्हें विशेष नुकसान कारित हुआ है। तो इनको नुकसान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है कि 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा यद्यप उन्हें कोई विशेष नुकसान न हुआ हो और न्यायालय की अनुमति से वह जो है पब्लिक न्यूसेंस के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। यही विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किन धाराओं में लोक खैरात या पब्लिक ट्रस्ट से संबंधित वादों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो लोक खैरात से संबंधित जो प्रावधान है यह जो है धारा 92 और धारा 93 के अंतर्गत आता है, जिसे ही लोकपूर्त कार्य कहा जाता है, लोक खैरात का कार्य कहा जाता है। यह धारा 92 और धारा 93 से संबंधित है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 92 के अंतर्गत संस्थित वाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा गया है? तो 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर न्यायालय की इजाजत से वाद संस्थित किया जा सकता है। दूसरा है कि महाधिवक्ता के द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है, यह भी सही है। और तीसरा है कि वाद जो है वह लोकपूर्त कार्य से संबंधित हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी कथन है वह सही है धारा 92 के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सीपीसी की धारा 94 में जिसका संबंध अनुपूरक कार्यवाहियों से है स्थान नहीं मिलता है? तो धारा 94 के अंतर्गत अनुपूरक कार्यवाहियां या अनुपूरक कार्यवाहियों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अब 94 या अनुपूरक कार्यवाहियां, इसके कभी कभी आपसे अध्याय पूछा जा सकता है कि किस अध्याय नहीं बल्कि किस भाग के अंतर्गत यह आता है। तो यह भाग 6 के अंतर्गत आता है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी भी यह पूछा जा सकता है या सुमेलित करने के लिए कई बार दे दिया जाएगा भाग 6 के अंतर्गत क्या आता है। तो आप उधर नियम तो बहुत सारे आपको याद हो सकते हैं, आदेश याद हो सकते हैं, लेकिन जो धाराएं हैं और यह धाराएं भी कुछ भाग में विभाजित की गई हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपने 158 धाराओं को देखा था, तो 158 धाराएं तो हैं, उसी के साथ साथ आपको कुल 11 भाग हैं सीपीसी में।
उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो भाग के रूप में धाराओं को खंडित किया गया है या बांटा गया है, और आदेश और नियम अलग हैं। तो धारा 94 या अनुपूरक कार्यवाहियों संबंधित प्रावधान भाग 6 के अंतर्गत आता है। अब आइए धारा 94 को देखते हैं। तो 94 के अंतर्गत जो है, यहाँ पर अनुपूरक कार्यवाहियों से जो बातें इसमें शामिल हैं वह आती हैं: निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, अस्थायी व्यादेश, रिसीवर की नियुक्ति। लेकिन यहाँ पर निर्णय पूर्व जब्ती ऐसा कोई जो प्रावधान है वो धारा 94 के अंतर्गत नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत देने का आदेश दिया जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है और किसी अपर्याप्त आधार पर वह गिरफ्तारी करा लेता है, किसी की कुर्की हो जाती है, उसको कोई व्यादेश दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उससे प्रतिकर दिए जाने का, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको प्रतिकर पाने का अधिकार है, और यह अधिकार जो है उसको धारा 95 के अंतर्गत उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है, जो कि अधिकतम होगा। तो अधिकतम जो है कितना होगा, तो धारा 95 को देखेंगे आप, तो धारा 95 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोई फर्जी आवेदन कर दिया या किसी के विरुद्ध कोई दावा किया, और इस दावा के कारण न्यायालय ने उसको क्या किया, गिरफ्तार करवा लिया, या उसकी संपत्ति कुर्की कर ली गई, तो दावा जो है वह क्या है, अपर्याप्त है या फर्जी दावा किया गया। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वह क्या हुआ, वह पीड़ित हुआ। तो जो आवेदन करने वाला था उसके ऊपर यहाँ पर जुर्माना या क्षतिपूर्ति का जो है आरोपित किया जाएगा, और ऐसी जो क्षतिपूर्ति की धनराशि होगी वह 50,000 रुपए तक हो सकती है। अर्थात अधिकतम कितनी होगी, 50,000 रुपए होगी। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 95 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी के किस अध्याय में अपील संबंधित उपबंध दिया गया है। तो यहाँ पर अध्याय नहीं होगा बल्कि यह भाग है, अर्थात किस भाग के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इसको हम अध्याय नहीं बल्कि भाग पढ़ेंगे। तो भाग जो 7 है इसी के अंतर्गत अपील के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किया गया है, और इसी के अंतर्गत मूल डिक्री के विरुद्ध अपील, प्राथमिक और अपीलीय डिक्री के विरुद्ध या द्वितीय अपील इसे कहते हैं, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अब कई बार आपसे यह पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए, तो धारा 96 के अंतर्गत प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपील, तो प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध नहीं है बल्कि मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको उसी को लगाना है अन्यथा गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, धारा 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब देखिए, प्रथम, द्वितीय और मूल, तो यहाँ पर यह दूसरा विकल्प जो है मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान है। अब प्रथम और मूल के विरुद्ध अगर अंतर्गत आप कंफ्यूज हो गए तो यह प्रश्न आपसे गलती हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। धारा 96 के अंतर्गत मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात ओरिजिनल डिक्री के विरुद्ध अपील। नेक्स्ट है, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, यह सीपीसी में कहाँ उपबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, धारा 96 का जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित किया है उसकी कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर आप धारा 96 का दूसरा खंड देखेंगे, उसके अंतर्गत एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। तो अर्थात अगर कोई एक पक्षी अर्थात एक पक्षकार को ही सुन करके दूसरे पक्षकार को सुने बिना कोई डिक्री पारित की गई है तो उसकी जो अपील है वह हो जाएगी। और उसके संदर्भ में प्रावधान जो है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत भी हम देखेंगे, 96(2) के साथ साथ आदेश 9 और रूल 13, इसको भी हम देखेंगे अभी आगे। और धारा 96 खंड 3 यह कहती है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है वह पीड़ित नहीं माना जाता है, और उसने सहमति दे दिया है कि हाँ, जो भी बातें हैं हम उसको अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और उसी आधार पर वहां पर डिक्री पारित की गई, तो वह जो पक्षकार है वह पीड़ित नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, यदि किसी वाद में कपट, मिथ्या व्यपदेशन,
भूल के द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ तथा पक्षकारों की सहमति से डिक्री पारित की गई हो, तब पीड़ित पक्षकार ऐसी डिक्री को निरस्त कराने के लिए कौन सा विकल्प चुन सकता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोई डिक्री पारित की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है वह अपील के द्वारा इन सारी जो बुराइयां हैं या इनका जो कपट मिथ्या व्यपदेशन भूल है, इनके जो प्रभाव हैं, उनका समाधान करा सकता है या ऐसी डिक्री को निरस्त करा सकता है अपील के द्वारा। नेक्स्ट है, लघुवाद न्यायालयों के द्वारा किसी वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री का मूल्य 10,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो अपील का क्या होगा? क्या वह अपील की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो लघुवाद न्यायालय के संदर्भ में जो आदेश पारित किया जाता है, तो धारा 96 का चौथा पार्ट जब आप देखेंगे, उपधारा 4 देखेंगे, तो वहां पर यह बताया गया है कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम या मूल्य 10,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो केवल विधि के प्रश्न पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पारित की गई है, तो डिक्री का जो मूल्य है वह 10,000 रुपए से अधिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अपील है वह नहीं होगी, और अगर अपील होगी तो केवल और केवल विधि के प्रश्न पर ही होगी, अन्यथा उसकी अपील नहीं होगी। तो पहला कथन सही है। अब आपको तथ्य और विधि इन दो ही शब्दों को पकड़ना है। उच्च न्यायालय में तो लघुवाद न्यायालय का जो अपील है उच्च न्यायालय में नहीं होती है, जिला जज के यहाँ भी नहीं होगी, बल्कि विधि के प्रश्न पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है, तो आगे यहाँ पर जो प्रश्न है वह विकल्प देखेंगे कौन सा सही होगा। तो अगर कोई प्रारंभिक डिक्री से व्यथित व्यक्ति है और ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता धारा 96 के तहत, तो क्या वह अंतिम डिक्री के विरुद्ध क्या उसी मामले को उठा सकता है जिसको उसे प्रारंभिक डिक्री में उठाना चाहिए था? ये हमारा प्रश्न है। इसके संदर्भ में जो उत्तर है वह धारा 97 के अंतर्गत मिल जाएगा। तो धारा 97 यह कहता है कि जहां प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है, वहां वह प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध भी अपील नहीं कर सकेगा। तो ये जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा धारा 97 के अनुसार। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अनुसार जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुनी जाए, वहां जो विनिश्चय है वह बहुसंख्या के अनुसार होगा, अर्थात बहुमत से होगा। मान लीजिए कोई मामला है, उसको 3 जजों के द्वारा सुना गया, 5 जजों के द्वारा सुना गया, 7 जजों के द्वारा सुना गया, तो वहां पर जो उनका फैसला होगा हमेशा बहुमत के अनुसार होगा, अर्थात 2:1 से होगा, 3:2 से होगा या 4:3 से होगा, इस प्रकार से होगा। बराबर बराबर, इसीलिए जो एक से अधिक जज होते हैं उसमें अमूमन जो है बराबर नहीं रखी जाती न्यायाधीशों की संख्या। तो यहाँ पर जहां अपील दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा सुनी जाए, वहां जो विनिश्चय है वह बहुमत से होगा या बहुसंख्या के अनुसार होगा, ऐसा जो प्रावधान है धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अनुसार कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो उल्टी जाएगी और न ही उपांतरित की जाएगी, अर्थात उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 99 के अंतर्गत दिया गया है, और यह उसके तब तक नहीं उल्टा जाएगा जबकि उस गलती या अनियमितता से मामले के गुणागुण पर प्रभाव न पड़ा हो या अधिकारिता पर प्रभाव न हुआ हो। नेक्स्ट है, एक पक्षी पारित अपीलीय डिक्री की अपील किस धारा के अधीन हो सकेगी? तो हमको यहाँ पर ये शब्दों को ध्यान रखना है, शब्दों को पकड़ना है। अपीलीय डिक्री के बारे में पूछ रहा है, तो यह जो है धारा 100 खंड 2 के तहत होगी। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि एक पक्षी पारित मूल डिक्री की जो अपील है वह किस धारा के तहत होगी, तो धारा 96 का खंड 2 के तहत होगी। तो धारा 96 खंड 2 और धारा 100 का खंड 2, ये दोनों ही एक पक्षीय अपील से, एक पक्षीय कोई डिक्री पारित की गई है तो उससे अपील होती है। बस फर्क यह है कि धारा 96 के अंतर्गत मूल डिक्री की अपील होती है और 100 के अंतर्गत जो है अपीलीय डिक्री की अपील होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द्वितीय अपील के बारे में प्रावधान जो है धारा 100 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, धारा 100 खंड 1
सीपीसी के अनुसार दूसरी अपील करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? तो धारा 100 के खंड 1 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है यह किया गया है कि जो सेकंड अपील होगी वह केवल और केवल हाई कोर्ट में होगी और तब होगी जबकि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न जो है अंतर्वलित हो, अन्यथा नहीं। तो प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाता है, तथ्य का सारवान प्रश्न, क्षेत्राधिकार संबंधी दोष, लोक महत्व का कोई विषय, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सारवान विषय एक बात, दूसरी बात इसमें जो है अंतर तथ्य और विधि। तो तथ्य जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसकी सेकंड अपील नहीं होती है। हाई कोर्ट में इसकी सेकंड अपील नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ जाएगा? यह विधि का सारवान प्रश्न अगर अंतर्वलित है तो तभी उसकी जो है द्वितीय अपील हो सकती है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां पर दायर की जा सकती है? तो द्वितीय अपील हमेशा कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो उसको आप हाई कोर्ट ही मानेंगे। हाई कोर्ट में ही दायर की जाती है और तब दायर की जाती है जबकि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है? तो सेकंड अपील पर महत्वपूर्ण जो केस है वह मदन लाल बनाम बालकृष्ण का केस है। इसी के साथ साथ आप भारत संघ बनाम दिलेर सिंह का एक केस है, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। और यह दोनों ही मामले अगर आपसे पूछे जाएं कि किस केस से संबंधित हैं तो यह जो है सेकंड अपील से संबंधित है। इसी प्रकार से चुन्नीलाल मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का केस है, यह भी इसी पर आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सीपीसी की निम्नलिखित कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों का प्रावधान करती है? अर्थात जो द्वितीय अपील है वह किस आधार पर हो सकती है? तो धारा 100 को आपने देखा था कि 100 के अंतर्गत जो उपधारा 1 है उसी में यह बता दिया गया है कि जो ऐसी अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी और विधि के कोई सारवान प्रश्न अगर अंतर्वलित है तो उसी आधार पर होगी। तो यही एक आधार है और इसी एकमात्र आधार पर जो है सेकंड अपील होती है। इसी के साथ साथ अगर आप धारा 101 को देखेंगे तो 101 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर ही होगी, अन्यथा वह अपील नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है तो उसी आधार पर कोई अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट है, ऐसी किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील पेश नहीं की जा सकेगी जहां पर मूल वाद में धन की वसूली की राशि निम्न राशि से अधिक नहीं है। तो द्वितीय अपील तभी की जा सकेगी जबकि जो वहां पर जो धनराशि का जो मामला है या वाद की जो विषय वस्तु है वह 25,000 रुपए से अधिक मूल्य का है। इसका प्रावधान जो है धारा 102 के अंतर्गत किया गया है और 25,000 रुपए के मूल्य से कम की विषय वस्तु का कोई मामला है तो उसकी जो है सेकंड अपील नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो तथ्य विवादकों का अवधारण करने की हाई कोर्ट की जो शक्ति है वह धारा 103 के अंतर्गत बताई गई है। अगला प्रश्न है कि सीपीसी की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। तो धारा 104 के अंतर्गत अपील होती है, किसकी अपील होती है? तो आदेशों की अपील। आदेशों की अपील कहाँ होती है? तो अगर सेक्शन की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे तो धारा 104 है और आदेश की बात अगर करेंगे तो धारा 43 है। इन दो स्थानों पर जो है आदेशों की अपील की जाती है। अब धारा 104 के अंतर्गत आप तीन बातों को विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे, तीन धाराएं हैं उनको याद कर लेंगे। धारा 35 ए, धारा 91, धारा 92, धारा 95, यह चार धाराएं हैं। इन चार धाराओं को अगर आपने ध्यान रख लिया तो इसी को बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है। विकल्प में कभी कभी 35 ए की जगह 35 बी डाल दिया जाता है, वहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो यह चार धाराएं हैं और इन धाराओं के तहत जो आदेश पारित होते हैं उन्हीं की जो अपील है वह धारा 104 के तहत की जाती है। अब हम विकल्प पे आते हैं। धारा 91 के अंतर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने का कोई आदेश है उसके विरुद्ध अपील की जाती है। धारा 95 के अंतर्गत प्रतिकर के विरुद्ध कोई आदेश दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अपील की जाती है। धारा 92 के अंतर्गत कोई आदेश दिया जाता है तो उसके विरुद्ध, अर्थात इन सभी आदेशों के विरुद्ध जो अपील है वह धारा 104 के तहत की जाती है। तो वही बात यहाँ पर हमने देखा है, धारा 104 के अनुसार वे आदेश जिनकी अपीलें होंगी तो धारा 35 ए के तहत 91, 92, 95 या चौथे पॉइंट इसमें यह है कि इस संहिता के अधीन ऐसे आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी
या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिक्री के निष्पादन में है। तो अगर कोई ऐसा आदेश है जिससे किसी व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाता है या उसको सिविल कारागार में डाला जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ऐसी जो गिरफ्तारी है, जुर्माना है, सिविल कारागार है, यह किसी डिक्री के निष्पादन में नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी उस आदेश की अपील जो है वह धारा 104 के तहत की जा सकती है। पांचवा खंड इसके अंतर्गत यह बताता है कि नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों के द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है, तो उसकी भी जो है अपील की जा सकेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है। अब आप देखिए अपील योग्य इसमें से कौन सा आदेश है, तो धारा 35 तो यह अपील योग्य नहीं है। धारा 35A यही अपील योग्य है, क्योंकि 104 के अंतर्गत आपने देखा था धारा 35A, धारा 91, धारा 92, धारा 95, यह 4 धाराओं का नाम ही वहां पर दिया गया है। तो 35B तो है नहीं, 90 भी नहीं है, बल्कि 91, 92 इधर है। तो यहाँ पर आदेश धारा अपील योग्य है, तो 35A के तहत अगर कोई आदेश दिया जाता है तो अपील योग्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में शामिल नहीं है। तो अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी बातें जो है वह शामिल हुए हैं, कौन सी नहीं है। तो अपील न्यायालय की शक्तियां कहाँ दी गई हैं, तो धारा 107 के अंतर्गत दी गई है। तो यह 107 के अंतर्गत जो न्यायालय है वह क्या कर सकता है, तो मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकता है, अंतिम रूप से अवधारण करने की शक्ति उसकी है। मामले का प्रतिप्रेषण कर सकता है, तो यह भी सही है। अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, लेकिन वह मामले का नए सिरे से विचारण करने की उसके पास कोई जो शक्ति है वह नहीं है। नेक्स्ट है, अपील न्यायालय की शक्तियां यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो आप देखें धारा 107 को, इसी के अंतर्गत जो है 4 आधार बताए गए हैं कि अपील न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो 4 शक्तियां बताई गई हैं धारा 107 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अपील न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला है कि अपील न्यायालय को मामलों को अंतिम रूप से विनिश्चित करने का अधिकार है, यह बात बिल्कुल सही है। अंतिम रूप से उसका अवधारण करते हैं। अपीली न्यायालय को मामले का प्रतिप्रेषण करने का अधिकार है, यह भी सही है। तो आप इसमें विकल्प जो है इतना लंबा लंबा दिया है, तो आप इसमें मूल बातें जो है उसको पकड़ें कि अंतिम रूप से विनिश्चय करना, मामले का प्रतिप्रेषण करना, अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। तो यही जो विकल्प है वह गलत है, क्योंकि वह अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। अपील न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का भी अधिकार होता है। तो यह जो है चौथा भी सही है, यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यही सही नहीं है, अर्थात यह जो है अपील न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में अपीलें कब होंगी। उच्च न्यायालय में नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है वो धारा 109 के तहत होती है। तो 109 को जब आप देखते हैं तो इसी के साथ साथ आपको आदेश जो है 45 को भी देखना चाहिए। तो आदेश 45 में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील जो है धारा 109 के अंतर्गत, और किस आधार पर, तो यहाँ पर 2 आधार बताए गए हैं। पहला यह है कि मामले में व्यापक महत्व का कोई विधिक प्रश्न अंतर्वलित है, अर्थात सारवान कोई विधि प्रश्न जो है अंतर्वलित है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय की अर्थात हाई कोर्ट की राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निश्चित किया जाना आवश्यक है, अर्थात यह दोनों ही परिस्थितियों में जो मामले की जो अपील होगी वह सर्वोच्च न्यायालय में होगी, ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 109 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि इस संहिता के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 136 या अन्य किसी उपबंध के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यह जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 112 के अंतर्गत। 112 जो है वह सेविंग के बारे में अर्थात व्यावृत्तियों के बारे में प्रावधान करती है, और इसी में यह बताया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी के अधीन निर्देश के लिए उपबंध किस अध्याय में दिए गए हैं। तो निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण, इसके बारे में जो उपबंध है यह अध्याय नहीं है बल्कि भाग है। तो भाग कौन सा है जिसमें निर्देश से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो हम भाग को देखेंगे 8 के अंतर्गत।
जो है यह प्रावधान दिया गया है। और 7 के अंतर्गत आपने क्या देखा था, तो अपील के बारे में प्रावधान जो है भाग 7 के अंतर्गत, और निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है वह भाग 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो उसे क्या करना चाहिए। अर्थात जो कोई मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है या लंबित है, तो वहां पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसमें किसी अधिनियम की, अध्यादेश की या विनियम की वैधता जो है का प्रश्न अंतर्वलित है। तो ऐसी स्थिति में वह जो न्यायालय है उस मामले को स्वयं उसका निपटारा नहीं करेगा, बल्कि उस मामले पर राय प्राप्त करने के लिए उसको हाई कोर्ट को निर्देशित कर देगा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय को निर्देशित कर दे सकता है। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 113 के अंतर्गत, 113 के अंतर्गत निर्देश या उच्च न्यायालय को निर्देश के बारे में प्रावधान किया गया है। आदेश इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आदेश जो है वह 46 है। तो आदेश 46 के अंतर्गत और धारा 113 के अंतर्गत निर्देश के बारे में प्रावधान है। और निर्देश किसको किया जाएगा, तो निर्देश जो है हमेशा हाई कोर्ट को किया जाता है या उच्च न्यायालय को किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसके किसी प्रावधान की वैधता से संबंधित प्रश्न अंतर्वलित है, और जिस उच्च न्यायालय के वह अधीन न्यायालय है उसके द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको अवैध या अप्रभावी घोषित नहीं किया गया है तथा इसका अवधारणवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वह मामले को वहां पर हाई कोर्ट को निर्देशित कर देगा कि आप बताइए इसमें हम क्या करें। नेक्स्ट है, धारा 113 के अधीन निर्देश के लिए कौन आदेश कर सकता है। तो निर्देश के लिए आवेदन कौन कर सकेगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पक्षकार जो है इसको कोई अधिकार नहीं होता कि वह मामले को सीधे हाई कोर्ट को निर्देशित करे कि साहब आप इसको देखिए, इसकी वैधता को चेक कीजिए। यह मामला जो हमेशा जो है न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि एक पक्षकार है, इसका कोई मामला है, यह मामला लेके आता है न्यायालय के समक्ष। न्यायालय उसको देखता है तो पाता है कि यार ये तो इसमें तो किसी अधिनियम की ही वैधता को चैलेंज कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वह इसका निर्धारण नहीं करता है, तो वह क्या करेगा, हाई कोर्ट को भेज देगा कि साहब आप बताइए कि यहाँ पर हम क्या करें। जब उसके बाद जो है जैसा हाई कोर्ट निर्देश देता है उसी के अनुसार यह न्यायालय फिर आगे कार्यवाही करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह चौथा पार्ट जो है समाप्त हुआ और हमने 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप चैनल पर बने रहिए, हम नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके बाद जो है जल्दी ही धाराओं को समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम आदेश पे आएंगे और आदेश में हम देखेंगे, क्योंकि आदेश जो है एक लंबा है, चैप्टर है, और उसमें कौन सी आदेश हैं, कौन से नियम हैं हमको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, उसको हम विधिवत देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।